हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिषेक। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म का टॉपिक नंबर 3, द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 48। इसके पहले हम लोग दो टॉपिक कवर कर चुके हैं। अब क्या हुआ, आपने देखा था ट्रीटी ऑफ वियना। आफ्टर वॉर ऑफ वाटरलू क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ वियना हुआ, जिसमें नेपोलियन बोनापार्टे हार गए और मोनार्क जो है वो फिर से जो है स्टेब्लिश हो गए। कहाँ पे? यूरोपियन कंट्रीज पे। फ्रांस में जैसे बर्बन डायनेस्टी लुइस 16 स्टेब्लिश हो गए, उस तरह से। ठीक है भाई, अच्छा हुआ स्टेब्लिश हो गए। उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले कंजर्वेटिव रिजीम, वही रिजीम जो 1789 के पहले थी, वो रिजीम फिर से आ गई आफ्टर 1815। कब? 1815 के बाद, मतलब लगभग 26 सालों के बाद, आफ्टर 26 ईयर्स फिर से ये लोग आ गए। और जानते हैं मोनार्क का एक ही काम है, कंसोलिडेट देयर पावर। अपनी पावर को क्या करना? कंसोलिडेट करना, मजबूत करना। ये लोग वही काम करने लगे। उसके बाद क्या हुआ, उसके अपोज में जो है यूरोपियन कंट्रीज में लिबरलिज्म और नेशनलिज्म, ये दो आइडिया स्प्रेड होने लगे, फैलने लगे। ये दोनों आइडिया स्प्रेड होने लगे। इटालियन स्टेट था, जर्मन स्टेट थे, ऑटोमन एम्पायर था, आयरलैंड, पोलैंड, इन सब एरिया में क्या हुआ, ये आइडिया स्प्रेड होने लगे। कौन से? लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म। कौन राइज कर गया? लिबरल नेशनलिस्ट। कौन? लिबरल नेशनलिस्ट, ये लोग राइज कर गए। उसके बाद क्या हुआ, इसमें कौन थे बच्चों? एजुकेटेड मिडिल क्लास एलिट, जिसमें आते थे प्रोफेसर्स, टीचर्स और कमर्शियल मिडिल क्लास के लोग। कमर्शियल मिडिल क्लास का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो जो बिजनेस करते हो, जिनकी इंडस्ट्रीज हो, अच्छा पैसा कमा लेते हो, इनको बोलते हैं कमर्शियल। जो ट्रेड कर रहे हो, बिजनेसमैन हो, उनको बोलते हैं कमर्शियल मिडिल क्लास। पैसा इनके पास भी अच्छा खासा होता है। तो ये क्या हुआ, इसके एज ऑफ रेवोल्यूशन में पावर कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं मोनार्क, और उसके अगेंस्ट में फिर से जो है लिबरल नेशनलिस्ट लोग राइज कर रहे हैं। उसके बाद फिर से देखिए फ्रांस आ गया सीन में। कौन आ गया? फ्रांस। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर, यहाँ पे भी देख लिए थे। पहला टॉपिक वही था, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। फिर से ये फ्रांस जो है यहाँ पे जुलाई 1830 में क्या होगा, अपवेल होगा, मतलब कि उथल पुथल मच गई फ्रांस में। और बर्बन किंग, जिस किंग को स्टेब्लिश किया गया था ट्रीटी ऑफ वियना में, उनको उखाड़ के फेंक दिया गया। बर्बन किंग ओवरथ्रोन बाय लिबरल रेवोल्यूशनरी। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा लिबरल रेवोल्यूशनरीज कौन थे, जो राइज किए आफ्टर 1830, जब मोनार्क जो है पावर को कंसोलिडेट करना चाह रहे थे तब। उसके बाद क्या हुआ बच्चों? उसके बाद क्या हुआ, इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद लुई फिलिप। जो लिबरल रेवोल्यूशनरीज थे, इन्होंने क्या किया कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की याद है ना, फ्रांस सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ही बना था 1789 में, जब नेशनल असेंबली फॉर्म हुई थी। वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फिर आ गई और इनको जो है किंग बना दिया गया, लुई फिलिप को, इन भाई साहब को बना दिया गया। मतलब बर्बन डायनेस्टी के जो लुइस वाला 16, 15, 18, 19 ये चला आ रहा था, उन सबको हटा करके मैटरनिक, ये मैटरनिक ट्रीटी ऑफ वियना वाले ऑस्ट्रियन चांसलर, जिन्होंने इनको जिन्होंने लीड किया था ट्रीटी ऑफ वियना, वो उन्होंने क्या बोला, फिर से अब फ्रांस ने छींक दिया है, वन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। मतलब फ्रांस में अपवेल हो गया जुलाई 1830 में, पूरे यूरोप में उथल पुथल मच जाएगी, पक्का मचेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, होगा ही होगा। ये मैटरनिक ने बोल दिया। वो जानता था इस बात को, और वो देखेगा भी। अभी आप लोग भी थोड़ी देर बाद देखोगे कि हाँ कैसे जो है कि इस जुलाई 1830 में जो रेवोल्यूशन हुआ, जो अपवेल हुआ, उसका पूरा जो है कि असर फ्रांस में और यूरोपियन कंट्रीज में पड़ा। बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड। स्टार्टिंग कहाँ से हुई? यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड से बेल्जियम जो है वो ब्रेक अवे हो गया, अलग हो गया। असर इसका है फ्रांस, व्हेन फ्रांस रीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। तो यही कोल्ड है, इसी को बोलेंगे। छीका फ्रांस ने, सर्दी देखिए यहाँ पकड़ी और लोगों को पकड़ेगी। ओके, अब देखिए क्या होगा, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। भाई फ्रांस नीजेस होल यूरोप कैचेस कोल्ड का एक और एग्जाम्पल देख। ग्रीस जो था वो क्या था, ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। मतलब ग्रीस ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था, ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था ग्रीस 15th सेंचुरी से ही।
1821 में वहाँ पे भी आज़ादी के लिए ऑटोमन एम्पायर, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर, ऑटोमन टर्की ने जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी लड़ाई की, हालांकि वो हार गया लेकिन उसने लड़ाई की। इंडिपेंडेंस जो है वो बिगिन हुआ ग्रीस में 1821 में, इंडिपेंडेंस बिगिन इन 1821। और इनको सपोर्ट कौन कर रहा था? इस छोटे से कंट्री को या छोटे से एरिया को, कंट्री तो अभी नहीं बने है ग्रीस, इसको सपोर्ट कौन कर रहा था? इसको जो भी ग्रीक एग्जाइल, एग्जाइल मतलब होता है कि कंट्री से बाहर रहना, वो लोग सपोर्ट कर रहे थे। दूसरा जो है रिलीजन के बेस पे सपोर्ट हो रहा था। कौन से बेस पे? रिलीजन के बेस पे। रिलीजन के बेस पे ऑटोमन टर्की वो क्रिश्चियनिटी, ऑटोमन टर्की सॉरी मुस्लिम और ग्रीस क्रिश्चियनिटी। तो यहाँ पे थोड़ा धर्म वाला भी मुद्दा आ गया था। और वेस्ट यूरोपियन कंट्री हु हैड सिंपैथाइज फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर। तो इनका सपोर्ट करने का दो रीजन था। कौन सा? एक तो रिलीजन वाला। कौन सा? रिलीजन वाला, क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम वाला, क्योंकि ऑटोमन टर्की मुस्लिम था, ऑटोमन एम्पायर मुस्लिम था, और ग्रीस जो है वो वहां पे क्या थे? क्रिश्चियन थे। और इनका कहना था कि जो एंशिएंट ग्रीक कल्चर है, जिसमें हम लोग बड़े बड़े फिलोसफर देखते हैं, सोक्रेटिस जैसे, एरिस्टोटल जैसे, ये सब ग्रीक स्कॉलर, और वहाँ के फिर कल्चर, कस्टम्स, हिस्ट्री, हाँ, तो क्या बोलते थे पोएट और आर्टिस्ट? क्या बोलते थे कि ग्रीस जो है वो तो क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन है। क्रेडल का मतलब होता है पालना। क्या मतलब होता है? पालना। क्रेडल मतलब पालना ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। मतलब जैसे अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन का क्रेडल बोला जाता है तो बोला जाता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट को या नाइल रिवर के आसपास, उसी तरह से अगर यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्रेडल बोला जाता है तो वो ग्रीस को बोला जाता है। ग्रीस इतनी इंपॉर्टेंट कंट्री कभी हुआ करती थी 5 BC, 3rd BC, 4 BC, और या तो फर्स्ट सेंचुरी में ग्रीस इतना इंपॉर्टेंट हुआ करता था, और वो ऑटोमन टर्की के अंडर में था। तो ये यहाँ पे क्या हुआ? एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ। सक्सेसफुल नहीं हुए, 1820 में सक्सेसफुल नहीं हुए, दबा दिया, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर बहुत स्ट्रांग एम्पायर था, बहुत बड़ा एम्पायर था, और इतना मजबूती से ये लोग नहीं लड़ पाए। लेकिन फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल में 1832 में ग्रीस क्या हुआ? एक इंडिपेंडेंस नेशन बना, रिकॉग्नाइज ग्रीक as a independent nation. Finally, the Treaty of Constantinople of 1832 recognized Greece as an independent nation. और ये ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस उस समय तो सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन उसके लगभग 10 से 11 साल बाद जो है ग्रीस को आज़ादी मिली गई ऑटोमन टर्की से। तो ये था टॉपिक नंबर 1 का फर्स्ट। अब इसमें हम लोग 3.1 स्टडी करेंगे रोमांटिसिज्म को। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। गुड बाय, टेक केयर।